Good morning, students. So in last class we discussed about the vapor pressure of a liquid. वो liquid कैसी थी? Pure liquid हुआ करती थी. In this we will be discussing about the vapor pressure of a solution. So let's start. Before moving further, there was a diagram left. We need to discuss it first. Let me zoom it. Yes. Okay. सो लास्ट क्लास में हमने इस डायग्राम को बना तो लिया था, लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कस करना भूल गया था. तो देखते हैं आज क्या है एक्चुअली. ये दिस इज अ डायग्राम ऑफ मैनोमीटर. ये काम कैसे करता है एक्चुअली? इसमें एक लिक्विड भरी जाती है जो कि वोलेटाइल होगी, और लिक्विड भरते वक्त किसी का ख्याल रखा जाता है कि हमारा कंटेनर कैसा होना चाहिए? वैक्यूम होना चाहिए. वैक्यूम का मतलब बिल्कुल खाली होना चाहिए, ना ही उसमें एयर हो ना ही कुछ और हो. उस टाइम पे देखिए, जब उस टाइम पे देखा गया था तो जो मरकरी थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिल था नॉर्मल कंडीशन पे. फिल करने के बाद क्या होगा? क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है तो इसके वेपर बनेंगे. ये इवापोरेट होगा, इसके वेपर बनेंगे. इसके वेपर कहाँ इकट्ठा होने लगे? ऊपर. क्योंकि वेपर इकट्ठा हो रहे थे तो अब उन वेपर्स ने प्रेशर लगाना शुरू किया. प्रेशर लगाएंगे. अब इन प्रेशर की वजह से ये लिक्विड क्या होगी? मरकरी की जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगी. वो कहाँ जाएगी? नीचे. क्योंकि ये लिक्विड नीचे जा रही है तो क्या ये लिक्विड बाहर तो जाएगी नहीं? क्योंकि ये नीचे आ रही है तो ये लिक्विड कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी. तो ये जो डिफरेंस आया, पहले मान लीजिए इतना था, अभी लिक्विड की लेवल इतनी पहुँच गई, तो ये जो गैप आया, इस गैप से हम मेजर कर सकते हैं कि इस लिक्विड की इतने अमाउंट पे कितना वेपर प्रेशर आता है. तो बस ये छोटी सी चीज़ें थी जो कि हमें डिस्कस करनी थी. अब हम कर चुके हैं तो वापस से लौट जाते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे. Okay, so our first topic is calculation of vapor pressure of solution. Solution कहने का मतलब क्या है? उसमें सॉल्यूट होगा ना, और कौन होगा? हाँ, सॉल्वेंट होगा. क्या हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हो? बिल्कुल हो सकता है. अगर दोनों ही वोलेटाइल होंगे तो आप हमें बता दीजिए कि क्या जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर, लेट से मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो लिक्विड्स हैं, ठीक है? तो जब वेपर प्रेशर बनेगा तो किसका बनेगा? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? दोनों का बनेगा. क्यों दोनों का बनेगा? क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है. यानी यहाँ जो वेपर इकट्ठा होगा उसमें सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा. बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर समझ में आ रही है तो देखते ही ये क्या दिया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखिए, सॉल्यूशन किससे बनता है? दो चीज़ों से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट दो टाइप का हो सकता है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. सॉल्वेंट भी दो टाइप का हो सकता है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल. देखिए, वोलेटाइल वो लिक्विड्स होती है जिनका वेपर बनता है, नॉन वोलेटाइल वो लिक्विड्स होती है जिनका वेपर नहीं बनता है. यानी कि इसका वेपर बनेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा. जनरली हम दो केस डिस्कस करेंगे. पहला, वोलेटाइल और वोलेटाइल, यानी कि सॉल्यूट भी वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट भी. दूसरा, जिसमें सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होगा लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा? वोलेटाइल होगा. हम जो कहना चाहते हैं वो बस इतनी सी बात है
कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होंगे तो जो वेपर प्रेशर बनेगा उस वेपर में कुछ सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। और ये कंट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मेरे किसी सॉल्यूशन में दोनों ही क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है और सॉल्यूट के अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं कि वाटर वेपर किसका, वेपर किसका ज़्यादा बनेगा? हाँ, सॉल्यूट का ज़्यादा बनेगा। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होता तो जाहिर सी बात है फिर किसका बनता? सॉल्वेंट का वेपर ज़्यादा बनेगा। यानी कि एक बात तो हमें क्लियर है कि अगर दोनों ही सॉल्यूट हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों के ही वेपर बनेंगे। अगर एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल है तो जो वेपर इकट्ठा होगा वो सिर्फ किसका होगा? वोलेटाइल लिक्विड का। चलिए आगे देखते हैं। इसी बात को राउट्स ने क्या कहा है, देखिए राउट वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ओवर अ सॉल्यूशन containing a volatile solute is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। क्या मतलब है? देखिए उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड A और B रखा हुआ है, ठीक है। A और B दोनों ही क्या है? वोलेटाइल है। तो यहाँ जो वेपर इकट्ठा होगा, यहाँ जो वेपर इकट्ठा हुआ है इस वेपर में A का भी कंट्रीब्यूशन होगा और B का भी होगा। हाँ, वो तो अभी हमने ऊपर ही सीखा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर ऊपर रहेगा। अब उन्होंने ये कहा कि इसमें जो वेपर है उसमें सबसे ज़्यादा वेपर उस कंपोनेंट का होगा या उस लिक्विड का होगा जिसकी अमाउंट नीचे ज़्यादा है। हाँ, ये तो हमें भी पता था। तो सर इन्होंने नया क्या कहा? उन्होंने नया कुछ नहीं कहा, ये पहले थे जो उन्होंने ये बात कही। बात समझ में आ रही है? हाँ, कुछ नया नहीं है। एक्चुअली हम ज़बरदस्ती इसको नया बनाते हैं और इसको टफ करते हैं। कुछ टफ नहीं है। देखिए क्या कहा उन्होंने कि जो ऊपर वेपर इकट्ठा हो रहा है ना, उस वेपर में सबसे ज़्यादा वेपर उस कंपोनेंट का होगा या उस लिक्विड का होगा जिसकी अमाउंट नीचे ज़्यादा होगी। बिल्कुल, ये तो छोटी सी बात है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर जानता है तो आगे देखते हैं। अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें अगर किसी कंपोनेंट का प्रेशर हम P मान लें, क्या मान लें? P मान लें, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे देखिए ON मिसिंग है, इसे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। दिस विल बी द स्पेलिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसी को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी कंपोनेंट यानी कि वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, उसके वेपर प्रेशर किस में डिपेंड करता है? दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में कितना वो लिक्विड का शेयरिंग था, ये उस बात पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया होगा? चलिए, इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अभी तो हमने कहा कि मान लिया हमने कि पार्शियल प्रेशर कितना है? P, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं? काई। हम बार बार इसको काई नहीं पढ़ेंगे, हम जनरली इसको x पढ़ेंगे, लेकिन है क्या? ये काई है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमें ये बताइए कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। हमने कहा वो कांस्टेंट क्या है? P0 है। क्या है? P0 है। x तो वैसे ही रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है ये P0 क्या आ गया? ये P क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट विच वी आर डिस्कसिंग। उस सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट के प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये उसी का प्रेशर है। x हमें क्या है? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब ये नया जो टर्म आया ना, इसको देखते हैं। ये क्या है? P0। ये क्या है? P0। इट इज द, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, आराम से यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P इज इक्वल टू P0 x, वेयर P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब हमें ये बात बताइए
मुझे 4 पेज राइटिंग लिखना है। कितना? 4 पेज। मेरे पास 2 सिचुएशन है। एक, आराम से हम घर पे बैठे हैं और कोई नहीं है रूम में, मुझे सिर्फ अपना काम करना है और कोई है भी नहीं, ठीक है। दूसरा केस ये है कि मेरे 4 दोस्त भी आए हुए हैं। हाँ, अभी आपके बारे में आ गया सर एक एक पेज लिखा लीजिए सबसे। नहीं नहीं, ये नहीं करना, लिखना हमें ही 4 पेज है। तो अब हमें ये होती है कि 4 दोस्तों के बीच में बैठ के 4 पेज लिखना और अकेले बैठ के 4 पेज लिखना, किस केस में टाइम कम लगेगा और काम अच्छा हो जाएगा? हाँ, कौन से केस में? दोस्त वाले में? नहीं नहीं, वो रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में किसका ज़्यादा होगा? जब हम फ्री बैठे होंगे, यानी जब एक्चुअल हम अपना काम करेंगे तब टाइम कम लगेगा और काम फास्ट होगा। तो अब हमें ये बताइए, एक लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर प्योर केस में मान लिया हमने कि P0 है। मान लीजिए A लिक्विड है, जब वो सिर्फ लिक्विड था तो हमने वेपर प्रेशर निकाला तो हमने कह दिया वो A0 आया। A0 इसलिए क्योंकि वो प्योर कंपोनेंट के लिए। अब हम इसी A को किसी मिक्सचर में डाल दें। मान लीजिए मेरे पास एक मिक्सचर है C जो कि A और B से बना है, तो क्या इस A का वेपर प्रेशर इतना ही होगा? नहीं होगा ना। अब क्योंकि ये मिक्सचर बन गया तो अपने काम में थोड़ी बहुत लापरवाही करेगा, यानी कि जो यहाँ से मिक्सचर बन के आया उसका जो प्रेशर A है डेट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्योर प्रेशर। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए, मैक्सिमम कितना हो सकता था? प्योर कंपोनेंट के बराबर। हाँ, हो सकता है, कुछ लोग होते भाई वो उनके बीच में बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम करेगा तो इसके इक्वल आएगा। क्या कभी भी इस A की वैल्यू A0 से ज़्यादा होगी? नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? देखिए, इसी तरह क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे प्रेशर हमने क्या लिया? P, तो इसका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर कितना आएगा? P0। और प्रेशर P और P0 की वैल्यू क्या इक्वल हो सकती है? हाँ, चांसेस है कि इक्वल हो जाए। क्या P की वैल्यू P0 से छोटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या P की वैल्यू P0 से बड़ी भी हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती है। कुछ ऐसा केस है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पेपर हमने आपको दिया, वो पेपर 70 मार्क्स का था। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपका मार्क्स हो सकता है 70 से कम आए, नहीं आएगा। अच्छा चलिए मान लीजिए हो सकता है 70 से कम आए, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा पढ़ के आए, सब कुछ पढ़ लिया आपने, तो 70 में 70 भी आ जाए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये भी पॉसिबल है आपका मार्क्स 70 से ज़्यादा आ जाए? नहीं ना, कुछ ऐसा ही है। P0 क्या है? दैट इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर अ लिक्विड कैन प्रोवाइड। तो वो वैल्यू या तो प्रेशर की इक्वल हो जाएगी या फिर हमेशा उससे ज़्यादा रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू यानी कि प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या हमेशा उससे कम रहेगा। कर सकते हैं? चलिए अगर कर सकते हैं तो एक छोटा सा हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। किसका? चलिए देखते हैं, यहीं बनाते हैं। पीछे डायग्राम बना हुआ है, फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए। P है वेपर प्रेशर, X है मोल फ्रैक्शन, हमने यहाँ लिख लिया मोल फ्रैक्शन। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन लिखिएगा। आप हमें ये देखिए, क्योंकि वेपर प्रेशर को हम कहाँ लिखे? यहाँ पर y एक्सिस पे, तो हम क्या इसके जगह पे y लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके जगह पर हाँ mx, m क्या हो गया? स्लोप। x क्या हमारा? x एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखिए x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है। क्या इसमें c की वैल्यू है? हाँ हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अब हमें बताइए y इक्वल टू mx का ग्राफ याद आ रहा है? हाँ, तो y इक्वल टू mx का ग्राफ कहाँ से निकलता है? सेंटर से। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब देखिए इसी ग्राफ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए इसकी यहाँ पे है, तब बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? हाँ 1 आती है, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ते हैं उसको हमेशा किसके इक्वल रखते हैं? 1 के इक्वल रखते हैं। 1 का मतलब 100% और 100% का मतलब 1। देख लीजिए 100% का मतलब अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम प्रेशर।
अच्छा मैक्सिमम प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, पी, क्या लिखते हैं, हाँ पी नॉट लिखते हैं। तो ये बन गया हमारा डायग्राम रेडी। ग्राफ इतना आसान सा है, फिलहाल आपको यहाँ से नहीं बनाना है, आगे बना हुआ है, आपको देखना है वहाँ पे। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। कुछ छोटा करते हैं ना। ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। आप एक बार ग्राफ देखिए, तब तक हम चेक के लिए रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं। हाँ ठीक है, चीज़ें सारी विजुअल है। क्या सेम ग्राफ बना है, हाँ बिल्कुल सेम ग्राफ बना है। ये देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। वो कितनी हो सकती है, 1। क्या इससे आगे भी ग्राफ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ी तो वैल्यू ही नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। हाँ अब हमारे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन बनेगा। जो सॉल्यूशन होगा उसके वेपर प्रेशर में, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। अब हमें बताइए कि क्या दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल होने के चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन होने के चांसेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ नए नए टर्म्स है, आइडिया का मतलब आपको पता ही है। देखिए बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 2 नॉन रिएक्टिव मिक्सिबल लिक्विड्स। देखिए मिक्सिबल का क्या मतलब है, मिक्सएबल। सॉल्यूशन ऑफ 2 नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव का मतलब 2 ऐसे लिक्विड को हम मिक्स कर रहे हैं जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन, वो मिक्सिबल लिक्विड्स है, यानी कि जब हम उनको मिक्स करेंगे ना प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि कभी आपने देखा पेट्रोल में वाटर डालने पे क्या होता है, वो मिक्स होता है, नहीं होता ना। या फिर घर पे कौन सा मस्टर्ड ऑयल होगा, अगर उसमें हम वाटर डालते तो मिक्स नहीं होता है। तो ये मिक्सिबल नहीं है। मिक्सिबल लिक्विड्स वो होते हैं जिनको मिलाने में पूरी तरह मिक्स हो जाए। चलिए तो अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, फिलहाल उस डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। इस लिक्विड में दोनों ही लिक्विड्स क्या है, हमारी वोलेटाइल है। दोनों ही ए और बी 2 लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया गया है और दोनों लिक्विड्स क्या है, वोलेटाइल है। अब हमें बताइए जो प्रेशर बना है वेपर प्रेशर, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा, ए का या बी का या दोनों का। हाँ किसका होगा, दोनों का ही होगा ना। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं सर प्रेशर ऑफ ए विल बी एडेड टू प्रेशर ऑफ बी। अगर हम दोनों का वेपर प्रेशर निकाल कर ऐड कर दें तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रेशर निकालना सीखा था, तो पी ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी, पी नॉट ए मैक्सिमम वैल्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज लिखा हुआ है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेयर वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी पी नॉट बी एक्स बी। इस तरह से हमारा नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब हमें यहाँ से ये बता सकते हैं, अगर मेरे पास 3 लिक्विड का मिक्सचर होता ए बी और सी, ठीक है, तो नेट वेपर प्रेशर कितना आता, हाँ कितना आता, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट सी एक्स सी। ऐसे ही कितनी भी लिक्विड्स के सॉल्यूशन हो हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो छोटी छोटी चीज़ें हमें एक बार याद करना है, जो कि पहले हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला काई ए प्लस काई बी,
यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1। अभी तो ग्राफ में भी डिस्कस किया था हमने। अभी देखिए, क्योंकि अभी मेरा जो डायग्राम बना था उसमें मोल फ्रैक्शन ए की एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया था। अगर हम इसमें से मोल फ्रैक्शन ए को बी में कन्वर्ट कर दे या बी को ए में, तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और ग्राफ बनाना भी इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए काई ए की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्चुअली यहाँ से देख लीजिए काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होती है, तो काई ए की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस काई बी, या काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस काई ए को उधर लेके आएंगे यानी कि 1 माइनस काई ए। अब किसी एक के जगह पर हम दूसरे की वैल्यू रख के अपना इक्वेशन बनाएंगे। देखिए अभी हम यहाँ पे जो काई बी है, हमारा इक्वेशन ये है ना, इसमें हम काई बी के जगह पे क्या लिखने जा रहे हैं 1 माइनस काई ए। देखिए हम इसको करके ही दिखा देते हैं आपको। नेट प्रेशर P इक्वल टू क्या आया था, P नॉट ए, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अभी हमने पीछे डिराइव किया है। अब देखिए P नॉट ए एक्स ए हम इसको ऐसे रखेंगे, P नॉट बी एक्स बी को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कॉमन मिलेगा, हाँ यहाँ से एक्स ए कॉमन मिल जाएगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो गया P नॉट बी प्लस, अब हम कॉमन क्या लेने जा रहे हैं एक्स ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ नहीं, अब वो ऊपर लिखना पड़ेगा, या फिर देखिए यहाँ पे हो जाए तो हाँ ठीक है। P नॉट ए ये तो वैसे ही रख दिया हमने, इसमें से हमने कॉमन क्या लिया, देखिए एक्स ए और एक्स ए, तो एक्स ए हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बचेगा, जब हम यहाँ से एक्स ए कॉमन करेंगे तो क्या बचा P नॉट ए, यहाँ से क्या बचेगा माइनस ऑफ P नॉट बी। ये हमारा इक्वेशन बन गया। क्या ये P नॉट ए प्लस एक्स ए P नॉट ए माइनस P नॉट बी कर सकते हैं ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, एक बार आप चाहें तो एक्स ए की जगह पे क्या रख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, और उसके बाद दूसरा इक्वेशन आप निकाल लेंगे। ये इक्वेशन हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारा जो ग्राफ बनाने वाले हैं हम आगे, वो ग्राफ आसानी से आपको समझ में आ सके। देखिए पीछे की वैल्यू कितनी आई है, P इक्वल टू P नॉट बी प्लस एक्स ए, P नॉट ए माइनस P नॉट बी। इसी तरह से अगर आप दूसरी वाली वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए सिमिलरली P इक्वल टू P नॉट ए प्लस एक्स बी P नॉट बी माइनस P नॉट ए। जब आप यहाँ पर एक्स ए की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स बी रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब हम छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आपको ग्राफ पे एक बार देखना है। ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके साथ साथ एक छोटा सा मेरा एजम्पशन है, हम मान के चल रहे हैं कि जो B है ना वो ज़्यादा वोलेटाइल है। लिक्विड B इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू लिक्विड A। अब हमें बताइए कि अगर लिक्विड B ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे या कम? हाँ ज़्यादा बनेंगे। अगर ज़्यादा बनेंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए इस छोटे से एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है, आप चाहे तो हम फिर से नया बना देते हैं। देखिए क्या ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए या फिर यहीं से देख लीजिए ना, ये वाला अच्छा लगेगा आपको। फिलहाल ये अच्छा दिख रहा है। देखिए हमने दोनों तरफ से एक्सिस बनाया है। क्यों दोनों तरफ से बनाया अभी आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारा है वेपर प्रेशर,
ये पी भी नहीं होगा, ये वीपी होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, बीच में हमने क्या दिखा रहा है, मोल फ्रैक्शन। अब हमें बता सकते हैं अगर हम मोल फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आए तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, हाँ कितनी, 1 आएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए इस डायग्राम थोड़ा सा इधर चलिए, देखिए इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने माना है कि बी का कोई भी पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, ए है। तो बी क्या हो गया फिर, 0। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ए की वैल्यू कम होती जाएगी और बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कम होते 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 एक टाइम पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उस टाइम पे बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1। देखिए टोटल करने पर 0 + 1 1, यहाँ भी 1 + 0 1। बीच में अगर मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर मोल काई ए की वैल्यू 0.8 है, तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट पे काई बी की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, कितनी होगी, 0.2 होगी। कैसे निकाला हमने, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए, काई ए प्लस काई बी = 1। वहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अगर आ गई तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। क्योंकि यहाँ पे काई ए की वैल्यू 1 है और काई बी की वैल्यू 0, इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए काई बी यानी कि जो बी लिक्विड है ना वो है ही नहीं। ध्यान समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोल फ्रैक्शन उसका 0 है। मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब क्या है, उस लिक्विड या सॉल्यूशन में बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ कौन बचा, ए बचा। अगर सिर्फ ए है तो वो प्योर होगा या मिक्सचर, हाँ वो क्या हो गया, प्योर हो गया। तो देखिए इसका वेपर प्रेशर ऊपर मान लीजिए हमने यहाँ दिखाया है इस पॉइंट पे, ठीक है, और कितना है वो मैक्सिमम वैल्यू है, कितना, P0A, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे कौन सा लिक्विड कंपोनेंट पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ए वाला नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे ए 0, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन होगा, बी का कंपोनेंट। अगर सिर्फ बी का कंपोनेंट है, इसका मतलब यहाँ पर बी कैसा हो गया, प्योर। तो इसका भी प्रेशर जो मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, जो कि कितना होगा, P0B। और दूसरी चीज़ अभी हमने ऊपर एजम्पशन में बात किया था कि बी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो बी का वेपर ज़्यादा बनेगा कि ए का, बी का ज़्यादा बनेगा। तो बी का ग्राफ ए से ऊपर रहेगा कि नीचे, ऊपर रहेगा। तो हमने मान लिया यहाँ कहीं, आप थोड़ा और ऊपर ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या लिखा, P0B। ध्यान रहे हम PA भी नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, P0A P0B। क्यों, क्योंकि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर मिक्सचर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अगर आ गई तो आगे देखते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करते हैं हम, यानी कंपोनेंट ए की बात। यहाँ मैक्सिमम है, क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अच्छा मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ पर, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमने मान के चला कि ए का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, 0। यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, 0। यहाँ पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो हम इनको जोड़ देंगे। ये ग्राफ किसका बन गया हमारा, ये जो बीच का एरिया है हम किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर ऑफ ए। हाँ मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे है, मिनिमम प्रेशर यहाँ पे है, और ये बीच का रीजन है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू प्रेशर ऑफ ए कितना आता है, P0A XA कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए बी कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, बी कंपोनेंट का मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, जहाँ बी होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 0। समझ में आ रहा है। अब हम इसको भी जोड़ देंगे। ये जो बीच के रीजन है, ठीक है, ये जो बीच वाला रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर ऑफ बी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, P0B इंटू काई बी या XB। ये तो रहा अभी किसका डायग्राम या ग्राफ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि ए और बी का। हमें किसका निकालना था, मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन का। तो अब क्या करें, बहुत सिंपल सा है, इन दोनों के टॉप को मिला देंगे, ए और बी को मिला देंगे। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू P0A, इसकी मैक्सिमम वैल्यू P0B, दोनों को मैच कर दीजिए बस।
ये जो ग्राफ ऊपर बन रहा है दिस इज द नेट प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। कितना है वो? P इक्वल टू पी ए प्लस बी बी या पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी की इक्वल होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हो सकता है आपके माइंड में आया कि सर ये ग्राफ ऐसे ऊपर हिस्से क्यों बन रहा है, हो सकता है ना। अभी आपको हम दिखा देंगे। ये जो ग्राफ है दैट इज फॉलोइंग द रूल ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसका रूल फॉलो कर रहा है? एम एक्स प्लस सी। ये जो वैल्यू प्लस सी होती है यानी कि ग्राफ हमारा क्या होता है, y एक्सिस पे कुछ ऊपर से बनता है, ये वो वाला गैप है। कैसे है अभी नीचे इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए देखिए अभी हमने पीछे इक्वेशन डिराइव किया था ना, p की वैल्यू कितनी आई थी? पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब हमें ये बताइए, क्योंकि हमारा एजम्पशन है कि पी नॉट बी पी नॉट ए से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में? हाँ, जीरो से बड़ी आएगी ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो इनको जब भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव में आएगी तो हमारा ग्राफ ऊपर से बनेगा या नीचे से? हाँ, ऊपर से बनेगा। और ये पी नॉट ए क्या हमारा? दिस इज आवर सी, दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर एम, जहाँ पर एम क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट शो करता है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप बनेगा, यानी कि स्लोप हमारा क्या होगा? ऊपर की ओर उठता हुआ बनेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो स्लोप हमारा ऊपर से नीचे आता, यानी कि वो स्लोप कुछ ऐसा आना चाहिए था। अगर नेगेटिव होता तब। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये पी नॉट ए क्या हमारा? सी है, कांस्टेंट, इसीलिए पी नॉट ए के ऊपर से ग्राफ बनाता है। एक बार फिर से आप चाहें तो देख लीजिए, और जो डिटेल्स लिखा हुआ है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए विल बी पॉजिटिव, y इक्वल टू सी प्लस एक्स एम, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, जहां पर c क्या है? पी नॉट ए के इक्वल है। देखिए ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? पी नॉट ए से, सॉल्यूशन के लिए, यानी कि ये हमारा क्या है? c की वैल्यू है। अभी क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अच्छा एक चीज़ और आपको बताना भूल गए हम, पहले वो देख लीजिए। इस ग्राफ को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर हमें ग्राफ पे कुछ डिटेल्स निकालनी हो तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा? मान लीजिए इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है। अगर हमें पूछा जाए प्रेशर ऑफ ए कहाँ मिलेगा, तो ये जो गैप आएगी दिस विल बी शोइंग अस प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ग्राफ बी का है, सॉरी, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ बी और दिस विल बी द प्रेशर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये ए वाला ग्राफ था और ये बी वाला ग्राफ था। बात समझ में आ गई? और ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? ए की या बी की? हाँ, ए की ज़्यादा होगी। यहाँ जब मीड में जाएंगे तो दोनों इक्वल होंगे, उधर जाएंगे तो बी की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, इधर बी की वैल्यू कम होगी, यानी यहाँ ए ज़्यादा है तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, यहाँ पर पी ए, बी का वेपर प्रेशर कम आएगा, पी बी। ध्यान रहे जो पी ए है, ये गैप कहाँ से कहाँ तक है, यही चीज़ आपको याद रखना है। ये गैप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पी ए एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पी बी। समझ में आ रहा है? अगर हमसे नेट प्रेशर पूछा जाए तो वो नेट प्रेशर कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ पर, जो कि कितना होगा? इस लेंथ के इक्वल होगा, जो कि हम मेजर नहीं करेंगे, हमें वैल्यू दी रहती है, हम जनरली वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कुछ डिटेल्स दिया होता, मान लीजिए ये दिया हमें 10, ये हमें दिया है 20, ये हमें दिया है 30, ऐसे करके, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ प्रेशर ऑफ बी कितना? 10, प्रेशर ऑफ ए कितना? 20, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा? पी ए प्लस पी बी, यानी कि 30। कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना आपको, हर बार हम एक चीज़ कह रहे हैं, ध्यान ये रखना है, कई बार हमें ये गैप दिया रहता है। देखिएगा आप, ये गैप मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक दिया गया 10 mm, ये गैप यहाँ से यहाँ तक भी दिया गया आपको 15 mm, और आपसे पूछा जा रहा है कि नेट प्रेशर क्या होगा, बता सकते हैं?
हाँ बिल्कुल बताइए कितना आएगा 25 mm? नहीं, यही तो बताना चाहते हैं हम, यही मिस्टेक होती है। हम बहुत कुछ सीख जाते हैं लेकिन हम उसका एप्लीकेशन नहीं, उसको यूज करना नहीं जान पाते हैं। देखिए ये गैप यहाँ से यहाँ, दिस इज द पी बी प्लस पी ए। पी बी की वैल्यू कितनी है 10 mmHg है। पी ए की वैल्यू कितनी है, ये है नहीं, अभी तो हमने सिखाया ना पी ए कहाँ से कहाँ तक है, पी ए यहाँ से यहाँ तक है, तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी 50 या 25? हाँ कितनी होगी 25, और नेट प्रेशर कितना आएगा 35 mmHg आएगा। अभी बात मेरी कुछ समझ में आई? हाँ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ हम कब से आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दिया, इफ एट एनी पॉइंट क्यू ऑन मोल फ्रैक्शन एक्सिस काई ए इज इक्वल टू 0.8, कुछ डिटेल्स दिया गया, हम लिख लेते हैं काई ए इज इक्वल टू 0.8। और क्या दिया है, फाइंड द नेट प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ पी नॉट ए इज 200 एंड पी नॉट बी इज 300। पी नॉट ए इज 200 mmHg, पी नॉट बी इज 300 mmHg, ये हमें दिया हुआ है। हाँ बस आप एक बार ट्राई करिए, बहुत ही आराम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, कर सकते हैं। चलिए हमें उम्मीद है आप कर भी लिए होंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए काई ए दिया है ना, हम पहले नेट प्रेशर पी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, हाँ पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। चलिए पी नॉट ए की वैल्यू 200, काई ए की वैल्यू 0.8 प्लस पी नॉट बी की वैल्यू 300 एंड काई नॉट की वैल्यू, सॉरी काई नॉट बी एक्स बी की वैल्यू तो दिया ही नहीं है। अब कैसे करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, काई ए प्लस काई बी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कब किए थे 11th में, बहुत सारे। तो यहाँ से काई बी की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी 0.2, 1 माइनस 0.8 करेंगे कितनी आ जाएगी 0.2। रिलेशन क्या यूज किया हमने, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से काई बी की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए उसको रख दिया हमने 0.2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 160, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 60, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो एक बार आंसर चेक कर लीजिए, हाँ 220 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा कर देना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपके सामने दिया है, 2 लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ए एंड 3 मोल बी। चलिए हमें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप तब तक वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें। कर लिया होगा आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 मोल ए है एंड 3 मोल बी है, इसका कोई एक मिक्सचर बनाया गया है। उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना दिया है हमें 500 mmHg। ध्यान रहे ये वेपर प्रेशर किसका है, ए का या बी का, दोनों के मिक्सचर का। क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, एट सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल बी इज फर्दर एडेड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm। अगर इसी में 1 मोल बी हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो देखिए ए तो उतना ही रह गया, बढ़ कौन गया बी वाला, पहले 3 मोल था, अब कितना हो गया ये 4 मोल हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो बढ़ के 10 mm बढ़ जाता है, यानी 500 पहले था 10 और बढ़ गया, कितना हो गया 510 mmHg। हाँ ठीक है, आगे आप Hg वगैरह लिख लीजिएगा, इतना हो गया। अब हमें क्या करना था, अच्छा एट सेम टेम्परेचर
हमें टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, टेम्परेचर का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। देन द ओके, हमें क्या निकालना है, पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है, यानी कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ बी हमें कैलकुलेट करना है, जो कि किस लिए डिफाइन होता है, प्योर कंपोनेंट के लिए डिफाइन होता है। चलिए यहाँ से देखिए क्या होता है, 1 मोल ए, यहाँ से P की वैल्यू लिखिए क्या होगी, P नॉट ए, तो दिया ही नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं, इनटू काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का कितना पार्ट है इसमें 1, टोटल कितने हैं 3, 4, 1 + 3 टोटल पार्ट 4। जब हम पार्शियल प्रेशर पढ़े थे ये चीज़ें सीखे थे ना, हाँ, प्लस P नॉट बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के कितना शेयरिंग है 3, टोटल कितना है 4। कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए, देखिए क्या बनेगा। अच्छा, इसको हम एक कंप्लीट कर देते, फिर आपको दूसरा करना होगा। P की वैल्यू 500, यहाँ से हो जाएगा P नॉट ए बाई 4 प्लस थ्री P नॉट बी बाई 4। कर सकते हैं ऐसे ही, आप इसको भी सॉल्व करेंगे और देखिए इसमें नेट प्रेशर P दिया हुआ है ना, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 510 अपॉन P नॉट ए इंटू, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसमें कितना आएगा 1/4, नहीं, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, प्लस P नॉट बी इंटू 4/5। अब तो समझ में आ गया होगा, इसका 4 है, टोटल पार्ट 5 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 510 अपॉन P नॉट ए बाई 5 प्लस 4P नॉट बी बाई 5। आगे क्या करना है आपको, इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके इनका एलसीएम 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा आपको P नॉट ए प्लस 3P नॉट बी। आगे यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 510, ये है, यहाँ से एलसीएम 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 25, ज़्यादा ही कम हो गया क्या, ये 2550, हाँ इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा P नॉट ए, हम बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा, P नॉट ए प्लस 4P नॉट बी, यहाँ ऊपर लिख देते हैं हमने 4P नॉट बी। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटीज है, कौन कौन से अननोन है, P नॉट ए P नॉट बी। इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिएगा 1, इसको बना लीजिएगा 2 और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आपको मालूम है कितना आएगा, हम आंसर शो कर देते हैं, आपको उतना आंसर ही लाना है। देखिए P नॉट ए की वैल्यू 350 mmHg आएगा और P नॉट बी की वैल्यू 550 mmHg आएगा। कर सकते हैं, हाँ ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको करने आना चाहिए। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ट्राई करिए, क्या क्या दिया है हम सॉल्व करते हैं। देखिए P नॉट ए और P नॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है, P नॉट ए इज गिवन 160 mmHg, P नॉट बी इज गिवन 220 mmHg। हाँ P नॉट बी तक हो गया। और क्या दिया हमें, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर किसकी है, पी बी की है, पी बी कितना दिया 50, पी ए कितना है 150। ध्यान से देखिए ये गैप यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है ना। अब हमें यहाँ से बता सकते हैं टोटल प्रेशर कितना आएगा, हाँ कितना आएगा 200 आ जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर P इज 200 mmHg। ठीक है, हमें क्या निकालना है, what we need to calculate is calculate the mole fraction of A and B। हमें A and B की वैल्यू निकालनी है, यानी कि काई A और काई B की वैल्यू निकालनी है। चलिए कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है।
पी नॉट ए, ठीक है, पी की वैल्यू लगा लीजिए, क्या होता है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, तो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। देखिए पी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 200, पी नॉट ए की वैल्यू भी हमें दिया है 160 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी की वैल्यू कितना दिया है 220। अब हमें ये बताइए यहाँ से कितना इक्वेशन बनेगा, एक बनेगा। अच्छा अननोन क्वांटिटी देखिए दो लिख रहे हैं, एक्स ए और एक्स बी, क्या हम दोनों को एक बना सकते हैं? हाँ, पीछे सीखा था हमने ना, अब उसका यूज करेंगे। तब हम क्या करें, एक्स बी की जगह पे हम एक्स ए वाला लिखेंगे, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस एक्स ए आ जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 160 एक्स ए, ये हो जाएगा प्लस 220 माइनस 220 एक्स ए। अब आगे आप समझदार है, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या होगा, अच्छे थोड़ा सा कर ही देते हैं। ये 200 है, ये 220 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये कितनी हो जाएगी -20। ये 160 प्लस है, ये -220 है, यानी कि इसकी भी आंसर किस में आएगी, माइनस में कितना 60 एक्स ए। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना 60/20, फिर उल्टा हो गया ना 20/60। इसको सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये वैल्यू किसकी है, एक्स ए की है, हमें तो एक्स बी भी निकालना है, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसे छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं। देखिए एक्स ए की वैल्यू 1/3 और एक्स बी की वैल्यू 2/3। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज गिवन 6 + 1.5 XB। अच्छा इक्वेशन के टर्म में दिया, देखिए सॉल्यूशन P इज गिवन 6 + 1.5 XB, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है, बस इतनी सी चीज़ दी हुई है, और हमसे P नॉट या क्या निकालना, हमें वेपर प्रेशर ऑफ A निकालना है। हाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ A पूछा ना, यानी हमें क्या निकालना, P नॉट A निकालना है। देखिए कहाँ गया, ठीक है, जो P का फॉर्मूला हमें मालूम है हम उसको लिख लेते हैं, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, P नॉट A। अच्छा हमें टर्म किस में चाहिए, एक्स बी में ना, हम एक्स ए को हटाएंगे और क्या बनाएंगे, एक्स बी बनाएंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, P नॉट A, एक्स ए को क्या लिख देंगे 1, 1 मिनट होल्ड करिए ना, ये इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके सो लेट्स स्टार्ट। वी वर डिस्कसिंग, क्या दिया था, P = 6 + 1.5 XB दिया था, और हम डिस्कस कर रहे थे कि P की वैल्यू क्या आती है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये आता है फॉर्मूला से। हमें किस में चाहिए हमारी वैल्यू, एक्स बी में चाहिए, तो हम एक्स ए को हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी, ये हो गया P नॉट B एक्स बी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा P नॉट A, यहाँ नीचे लिखते हैं ना, P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, P नॉट A मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, देखिए एक्स बी कॉमन मिल जाएगा ना, प्लस एक्स बी को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस P नॉट A, और यहाँ बचेगा प्लस P नॉट B। इसको और अरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले, नेगेटिव वाले को बाद में। चलिए लिख लेते हैं वैसे ही, तो यहाँ हो गया P नॉट B माइनस P नॉट A।
चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वो क्या है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब आप इसको कंपेरिजन कर लीजिए, देखिए ये और ये सेम इक्वेशन के टर्म में आ गए, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपैरिजन करने पे क्या मिलेगा। हम बीच के ये इरेज कर देते हैं, इसका अभी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पी नॉट ए की वैल्यू मिल जाएगी कितना, हाँ 6। काई बी को कंपेयर करेंगे तो ये 1.5 किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा ना, वो कितना है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए शुड बी इक्वल टू 1.5। यहाँ पी नॉट ए की वैल्यू हम 6 रख दें। चलिए अगर हम यहाँ पर 6 रख देंगे तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -6 उधर जाके +6 जो कि कितना हो जाएगा 7.5। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो कि आपको करने आना चाहिए। कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है, फिर से हमें ध्यान से क्या करना है, सीखना है। टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे हम, राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिक्स करेंगे। अच्छा राउट्स लॉ तो अभी हमें सीखा था, क्या कहता है, किसी भी सॉल्यूशन की मिक्सचर या सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर होंगे उसकी अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों लिक्विड्स पे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं मेरे पास एक लिक्विड है ए और बी का, और हमसे पूछा जाए कि ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, उसमें सिंपल सी बात है एक अमाउंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड द वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी कि जिसकी अमाउंट जितना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा। एक चीज़। दूसरी, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर हमें किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो आप उसी मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए, टोटल प्रेशर से। क्लियर है। द पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज द टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन। आपको ये याद रखना है। डाल्टन्स लॉ यही कहता है कि जब पार्शियल प्रेशर P होगा दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ P इनटू टोटल प्रेशर। हमने कब सीखा था, गैस स्टेट में सीख रखा था। फिलहाल अगर नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे ताकि हमारे आगे काम आए। देखिए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज। हाँ, अब हम सॉल्यूशन फेज में जो मोल फ्रैक्शन है इसका कुछ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में होगा, कुछ कहाँ होगा, वेपर फेज में। तब हम दोनों को रिलेट करेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए के लिए एक्स ए, बी के लिए एक्स बी। तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करें, एक्स ए। फिर से नहीं कर सकते, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है, तो हम क्या करेंगे, हाँ ये एक्स ए होगा, ये वाई ए, ये एक्स बी है तो ये वाई बी। चलिए कुछ नोटेशन है आपको ध्यान रखना है। एक्स ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए था, जगह नहीं था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। काई बी क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब वाई ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर या वेपर फेज। वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर और वेपर फेज। समझ में आ गया। चलिए करना क्या, हमें कुछ तो नहीं करना है। अब ये क्या बात हुई, देखिए हम डेरिवेशन आपको यहाँ करके दिखा लेते। फॉर ए, अगर हम ए कंपोनेंट की बात करें, वो ए और बी का मिक्सचर था ना, हम पहले ए की बात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे राउट्स लॉ शुड बी इक्वल टू डाल्टन्स लॉ। हाँ, डाल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। जैसे अभी हमने सिखाया आपको 2 + 3 कितना होता है 5। हो सकता है हमने कहा था देखिए 2 फिंगर यहाँ निकाल दिए, 3 यहाँ निकाल दिए, काउंट करें कितना हुआ 5। हो सकता है कोई और टीचर आपको ये सिखाए कि देखो 2 लाइन खींच लो, फिर 3 लाइन ड्रॉ करो, दोनों को काउंट कर लो। हो सकता है ना। अच्छा, दोनों से आंसर 5 ही आएगा कि एक अलग अलग आ सकता है, सेम आएगा ना, बस तरीका अलग है लेकिन सेम आंसर आएगा। तो क्या राउट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों के कहने के तरीके अलग हैं लेकिन दोनों का काम तो एक ही है। तो हमने दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हमें ये बताइए, प्रेशर ऑफ ए
राउट्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, हाँ पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। याद तो आ रहा है, याद आ गया, ठीक। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से कहाँ डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, हाँ प्रेशर, गैसियस प्रेशर में, हम गैस में लेके जाते हैं, तो उसके लिए क्या लेंगे हम, वाई ए वेपर फेज में इनटू टोटल प्रेशर कितना है, पीटी लिख लेते हैं, या फिर अच्छा टोटल प्रेशर को हम हाँ पीटी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। टोटल प्रेशर की वैल्यू बताइए कितनी आती है, याद है, हाँ पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में रख सकते हैं। चलिए हमें जो निकालना है वो बस इतनी सी बात है, वाई ए की वैल्यू निकालनी है। हम वाई ए को यहीं छोड़ देते हैं। अब इधर क्या है हमारा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन, इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आ गया वैल्यू किसका, वाई ए का। सिंपल था। अच्छा हमें अगर वाई बी निकालना होता तो सिमिलरली लिख सकते हैं, वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। फॉर बी अगेन डाल्टन्स लॉ एंड द राउट्स लॉ शुड बी इक्वल, दोनों को सेम रखना है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, हाँ ये तो वेपर फेज की बात करेगा, यानी कि वाई बी इंटू टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के हिसाब से प्रेशर ऑफ बी कितना आएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हमें क्या चाहिए, वाई बी की वैल्यू चाहिए, तो वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी। अच्छा पी टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी ऊपर वाला पार्ट, और पी टी की वैल्यू होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा है, कर सकते हैं। अच्छा कितने लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, हमें याद नहीं करना, फॉर्मूला कितना याद करेंगे, फॉर्मूले इतने हैं क्या परेशान हो जाएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट फॉर्मूला याद करना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्या, राउट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ बोथ शुड बी इक्वल, और बस उसके बाद आप अपना डेरिवेशन खुद से जब मर्जी तब कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करेंगे। क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी इज 1:3, यानी कि हमें दिया है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1/3, और क्या दिया है, एंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज 4:3। ठीक है, यानी कि हमें वाई ए अपॉन वाई बी दिया। कैसे पता चला हमें, क्योंकि वेपर फेज की बात हो रही थी। 4:3 यानी कि 4/3। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ऑप्शन हमारे सामने है, हमें सॉल्व करना है। चलिए कर लेते हैं। अब हमें ये बताइए वाई ए अपॉन वाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू रख दें। देखिए वाई ए की वैल्यू क्या आई थी अभी, हाँ पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई, आप टोटल प्रेशर की वैल्यू भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। वाई बी की वैल्यू कितनी आई थी, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए क्या बचा, वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू दिया हमें कितना, 4/3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी। देखिए लिखा जा सकता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी लिख सकते हैं। हाँ अगर लिख सकते हैं तो देखिए हमें पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो हम इसको इरेज करके यहाँ क्या लिख देंगे अब, हाँ 1/3, तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा। तो हमें वहाँ से काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। फिलहाल हम सब इरेज करते हैं और जो काम की चीज़ है वो लिखते हैं। हमें क्या मिला, काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू 4। अब हमें ये बताइए, इसका मतलब किसी भी डब्बे में या कंटेनर में ए के कितने पार्ट्स है, ए हमारा कितना है
4 मोल है। कितना है? 4 मोल। बी कितना है? 1 मोल। हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा गया कि बी पूछा गया है? चलो हम दोनों निकाल लेते हैं। अगर हमें ए निकालना है तो ए के फेवर में कितना है? 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं? हाँ, कितने? 5। ऐसे ही हमें बी निकालना है तो बी के फेवर में कितने मोल? 1 मोल और टोटल 5। तो अगर बी पूछा जाएगा तो 1/5, ए पूछा गया होगा तो 4/5। हमें क्या पूछना था? बी पूछना था, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? 1/5। हाँ, 1/5 सही है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनल ग्रुप में आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर सकें। थैंक यू सो मच।